स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण या एनवायरनमेंट, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यह हमने सुना है हमेशा से। पर्या मतलब हमारे चारों ओर और आवरण मतलब जिससे हम घिरे हुए हैं। तो हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टि है या समष्टित इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीवता को तय करते हैं। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। परि का आशय चारों ओर तथा आवरण का आशय है परिवेश। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अथाह्य वनस्पतियों, प्राणियों और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। अजैविक संघटकों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा, जलवायु के तत्व इत्यादि। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं जो अतीव घातक हैं, जैसे आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवांशिक प्रभाव, वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण आदि ऐसे घातक दुष्प्रभाव हैं। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु तथा परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना आदि देखे जा रहे हैं। बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक आदि के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देते हैं, यानी दूषित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लेते हैं, जिससे उपजाऊ भूमि भी क्या हो जाती है, विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली फसल, सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं, यानी उसमें पौष्टिक तत्व नहीं रहते हैं, जिनके सेवन से अवशिष्ट जीवन नाशी रसायन मानव शरीर में पहुंचकर खून को विषैला बना देते हैं। यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय समय पर देते रहें। बहुत आवश्यक है ये। अच्छे व महंगे ब्रांड के कपड़े पहनाने से कहीं महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, जो हमारा भविष्य व उनकी पूंजी है। आज वायु प्रदूषण ने भी हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक चुनौती है। माना कि आज मानव विकास के मार्ग पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, परंतु वही बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल व नाना प्रकार के डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों से और इंजनों से निकलने वाली गैसें तथा धुआं जलाने वाले हाई कोक एसी, इन्वर्टर, जनरेटर आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रतिक्षण वायुमंडल में घुलते रहते हैं। वस्तुतः वायु प्रदूषण सर्वव्यापक हो चुका है। सही मायनों में पर्यावरण पर हमारा भविष्य आधारित है, जिसकी बेहतरी के लिए ध्वनि प्रदूषण को की ओर भी ध्यान देना होगा। अब हाल यह है कि महानगरों में ही नहीं बल्कि गांवों तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का प्रयोग करने लगे हैं। बच्चे के जन्म की खुशी, शादी, पार्टी सभी डीजे
एक आवश्यकता समझी जाने लगी है। जहां गांवों को विकसित करके नगरों से जोड़ा गया, वहीं मोटरसाइकिल व वाहनों की चिल्लपों महानगरों के शोर को भी मुंह चढ़ाती नजर आती है। औद्योगिक संसाधनों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। ध्वनि प्रदूषण का मस्तिष्क पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि तीनों ही हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। ऋतु चक्र का परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना हिमखंड को पिघला रहा है। सुनामी, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि जैसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए अपने बेहतर कल के लिए 5 जून को समस्त विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पौधा लगाने से पहले वह जगह तैयार करना आवश्यक होता है जहां वह विकसित व बड़ा होगा। उपरोक्त सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए थोड़ा सा भी उचित दिशा में प्रयास करें तो बच सकते हैं। अपना अपने मतलब बचा सकते हैं अपने पर्यावरण को। सर्वप्रथम हमें जनाधिक को नियंत्रित करना होगा। दूसरे, जंगलों व पहाड़ों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। देखा जाता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग कई बार घरेलू ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरे के पूरे जंगल स्वाहा हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो छोटे छोटे व बहुत कम आबादी वाले गांव हैं, उन्हें पहाड़ों पर सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने से बेहतर है उन्हें पठार में विस्थापित करें। इससे पहाड़ व जंगल कटान कम होगा, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की आधारभूत संरचना के आधार पर भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण होता है। भौतिक पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं: स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। जैविक पर्यावरण की संरचना पौधों तथा मानव रहित जंतुओं द्वारा होती है। जैविक पर्यावरण को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है: वानस्पतिक पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना 17 सितंबर 1985 को की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। गंगा कार्य योजना की स्थापना 1985 ईस्वी से हुई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 को की गई। प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। झूम कृषि खेती की सबसे प्रणाली है जो कि बहुत पुरानी है। मेघ बीजन यानी क्लाउड सीडिंग में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक होते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक टेलर हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन परत का दूसरा प्रमुख विध्वंसक है, यानी खराब करने वाला उसको। बटलैंड ने सन 1987 में सतत या स्थायी विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया था। धारणीय विकास के मुख्य 5 तत्व हैं: जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। पृथ्वी सम्मेलन 5 जून 1952 को रियो डी जेनेरो में हुआ। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। पर्यावरण भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से है। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नस्ट हेकेल को दी जाती है। अर्नस्ट हेकेल। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। भारत में अवनालिका क्षरण चंबल घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली मृदा वातोड़ कहलाती है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता होती है। जलाक्रांत मृदा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। सर्वाधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी होती है। सर्वाधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी होती है। श्वसन मूल मैंग्रोव के वनस्पतियों में मिलता है। पाला पौधों में कभी कभी बर्फ पड़ जाने के कारण
कोशिकाओं पर यांत्रिक दबाव पड़ता है और कोशिकाएं फट जाती हैं, जिससे पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसको पाला कहते हैं। केंचुआ एवं सर्प को किसानों का मित्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टेंसले ने सर्वप्रथम 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग। श्वसन क्रिया अपचायक क्रिया का उदाहरण है। श्वसन क्रिया अपचायक क्रिया का उदाहरण है। लाल एवं नीले रंग के प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा पानी का ऑक्सीकरण होता है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं। इकोक्लाइन कहते हैं। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता कम होती जाती है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तूफ की परिकल्पना चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की थी। चार्ल्स एल्टन नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु एज़ोटोबैक्टर है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु एज़ोटोबैक्टर है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का वनंत, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना क्षोभ मंडल कहलाता है। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का चूर्ण मिलाया जाता है। चूना पत्थर का चूर्ण मिलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेनोग्लोबिनीमिया नामक रोग हो जाता है। भूमि से नाइट्रोजन का ह्रास मौसमी बाढ़ और अधिक सिंचाई के कारण भी होता है। सभी नाइट्रोसोमोनास समूह से जीवाणु अमोनिया को हाइड्राइड में बदलते हैं। पौधे नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। कार्बन चक्र और सौर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन चक्र और सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। 0.03%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला, प्रातःकालीन उषा की लालिका तथा गोधूली के समय नयनाभिराम रंग देखने को मिलते हैं। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण तैरते रहते हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी में वापस आती है, जिससे रेडियो प्रसारण सुनाई देता है। भूमध्य रेखा में शीत ऋतु नहीं होती है। भूमध्य रेखा में शीत ऋतु नहीं होती है। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया।